सदर जमहूरिया ने यौम असातिज़ा पर आज 75 असातिज़ा को पेश किए कौमी अवार्ड्स। वज़ीर आज़म ने भी असातिज़ा की लगन को पेश किया खराज तहसीन। कहा, असातिज़ा हमारे मुस्तक़बिल और ख्वाबों को सजाने संवारने में अदा करते हैं अहम किरदार। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट आउटकम का नतीजा आया सामने। 2026 तक हिंदुस्तान में डिजिटल इकोनॉमी 20% तक पहुंचने की उम्मीद। IT के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा, माशी तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन है निहायत अहम। G20 सरबराह इजलास से कबल मालियात के नायब सरबराहों का 2 रोज़ा इजलास दिल्ली में जारी। वहीं हरियाणा के मेवात में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तय करने में मसरूफ हैं रुकन मुमालिक के शेरपा। मुल्क के दानिश्वर शहरियों के एक ग्रुप ने CJI को लिखा खत। तमिलनाडु के वजीर अदयानिधि स्टॉलिन के सनातन धर्म से मुताल्लिक मुतनाज़िया बयान पर नोटिस लेने की चीफ जस्टिस से की अपील। मध्य प्रदेश के मंडला से शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिग्विजय और कमलनाथ की हुकूमतों को करार दिया लूट और घपलों की हुकूमतें। और रोहित शर्मा की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। सूर्या कुमार को मिला मौका, सैमसन और तिलक आउट। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75वें मुंतखब असातिज़ा को 2023 के कौमी अवार्ड से सरफराज किया। भारत में हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर असातिज़ा को कौमी अवार्ड देने का मकसद मुल्क के असातिज़ा की मुनफरिद खदमात को उजागर करना और ऐसे असातिज़ा को एजाज़ देना है जिन्होंने अपने अज़्म और मेहनत से न सिर्फ स्कूली तालीम के मेयार को बेहतर बनाया है बल्कि अपने तलबा की ज़िंदगी को भी संवारा है। अवार्ड में एक सनद, 50,000 रुपए का नकद इनाम और चांदी का तमगा दिया जाता है। यौम असातिज़ा के मौके पर वजारत तालीम, स्कूली एजुकेशन और लिटरेसी मुहिम के महकमे की तरफ से हर साल 5 सितंबर को कौमी तकरीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें एक शफाफ इंतखाब के अमल के जरिए मुंतखब होने वाले मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा को कौमी अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल से असातिज़ा के लिए कौमी अवार्ड का दायरा वसी करके आला तालीम के महकमे, हुनरमंदी के फ़रोग़ और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत के असातिज़ा को भी इसमें शामिल किया गया है। यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी टीचर अवार्ड 2023 के फातिहीन से बातचीत की। बातचीत में 75 अवार्ड याफ्तागान ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क के नौजवान जहनों की नश्व नुमा को फ़रोग़ देने के लिए असातिज़ा की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने बच्चों को ज़मीनी सतह पर कामयाबी हासिल करने वालों के बारे में बताकर उनकी हौसला अफजाई करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबा को अपने इलाके की तारीख़ और सकाफ़त के बारे में जानने की तरग़ीब दें। मुल्क में तनव्वुर की ताकत को उजागर करते हुए उन्होंने असातिज़ा से अपने स्कूलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सकाफ़त और तनव्वुर का जश्न मनाने की अपील की। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में तलबा में तजस्सुस को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। राजस्थान के कोटा में रिटायर्ड शख्सियात और असातिज़ा के एजाज़ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुल्क डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपने उस्ताद के तौर पर सलाम करता है। उन्होंने मुल्क में तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कितने बड़े आदमी थे। 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे,
बहुत बड़े फिलोसोफर थे। कौन जानता है? एक ही बात के लिए जानते हैं उनको कि वो एक अध्यापक थे। कितनी बड़ी बात है अध्यापक की। अध्यापक होना उनके जीवन का सबसे बड़ा पद था और इसीलिए आज के दिन हम उनको नमन करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत की तामीर नौ में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया के अंदर हर आपदा और चुनौतियों का समाधान इस भारत की धरती से निकलेगा। और ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने कि कुशल नेतृत्व ने किस तरीके से दुनिया के अंदर कोई आपदा चुनौतियों का अगर रास्ता बताने का काम कर रहा है तो भारत की धरती कर रही है। और इसलिए ये भारत की धरती आध्यात्मिक संस्कृति की संस्कारों की धरती है। और इसीलिए हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जहां आध्यात्मिक में ज्ञान है, संस्कार है, जहां हम विरासत को सहोजते हैं, आधुनिकता की नींव को तैयार, आधुनिकता की दिशा को तय कर। जो भी राज्य केंद्र सरकार, चाहे हमारे राजकीय उपकरण हो, चाहे निजी सेवा के अंदर काम करने वाले अध्यापक हो, सबका कहीं न कहीं त्याग, समर्पण इस नए भारत के निर्माण में है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स 2023 के फातिहीन से बातचीत की। आइए जानते हैं वजीर आजम से मुलाकात के बाद असातिज़ा के क्या तजुर्बात रहे। उन्होंने ये कहा कि 45 मिनट की मैं क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास में जो जॉयफुल लर्निंग वाकई में क्या होना चाहिए, हम लोग एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं देख पा रहे थे। तो मैं भी ये चाहूँगा, ऐसा ही प्रयास करूँगा जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 45 मिनट के लिए पूरा बांध के रखा, मैं भी चाहूँगा कि अपनी कक्षा में हमेशा छात्रों को इसी तरीके से बांध के रखूँ। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कक्षा से परे हमें छात्र छात्राओं को जीवन के विभिन्न संघर्षों से किस प्रकार से उबार पाना है, इस प्रकार की भी शिक्षा देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पर आज हम लोगों को बुलाया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन जो वर्तमान में आज के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपनी क्लास में आप इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, तो ये बहुत सारी चर्चाएं माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई हैं और हम लोग इन सब का उपयोग अपनी कक्षाओं में करेंगे। उन्होंने हमें ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने अपने शिक्षकों का जो व्यक्तिगत उनका अनुभव था वो हमसे साझा किया और वो बहुत ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों को बताया और एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में बताया। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जिसमें कि एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए और उनका विज़न जो है वो हम चाहते हैं कि वो देश में लागू हो। NEP 2020 का उसी संदर्भ में हम अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आज हमें बताई हैं जो कि हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपने स्कूलों में, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे हैं वो बड़ी बैकग्राउंड जो है उनकी बड़ी वीकर सेक्शन से आते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छा उनको जीवन बनाने में, बच्चे का जो जीवन है वो अच्छा बन सके उसके लिए हम प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग उपस्थित थे और उनकी प्रेरणा शुद्ध जो बातें रहीं वो हम सबके लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर बनेंगी और बच्चों के लिए जो समर्पण भाव था और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, निश्चित रूप से उसमें और गति आएगी। और आइए अब बात करते हैं G20 इजलास की। तो डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स आउटकम के नताइज के सिलसिले में मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि माशी तरक्की में डिजिटलाइजेशन का अहम किरदार है। मरकजी वजीर ने कहा कि डिजिटल मईशत के मैदान में भारत की तरक्की पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हुई है। India is now a case study, a nation that has employed
and deployed technological tools for progress and growth. And this is increasingly being seen by countries that have lagged behind as a way to follow India's lead, taking the India DPI, an open source digital infrastructure, and using this to create the same impact that India has. India in particular has already signed 8 MOUs where the India stack and the India DPI will be made available free of cost, open source for countries that have signed the MOUs to implement in their own countries and to create their own ecosystems of innovation and developers that support their DPIs. G20 डिजिटल इकोनॉमी के वुज़रा की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि 2014 तक मुल्क की जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा सिर्फ 4.5% था, जो अब बढ़कर 11% हो गया है। मरकजी वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि साल 2026 तक ये 20% तक पहुंच जाएगा। In the Indian context, the digital economy has grown from 4.5% in 2014 to about 11% today and is expected to touch 20% by 25-26. और हरियाणा के मेवात में G20 शेरपाओं की चौथी और आखिरी मीटिंग का आज तीसरा दिन है। मुलाकात में कई अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का फैसला किया जाएगा। इस इजलास में तमाम ममालिक के शेरपाओं के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ नुमाइंदे भी शामिल हैं। मुलाकात से अलहदा गैर मुल्की मेहमान भी मेवाती सकाफत से रूबरू हुए। आगे बढ़ते हैं। G20 के कई इजलास हिंदुस्तान की सदारत में मुनक़िद हुए हैं। इन मुलाकातों में कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई है। आइए देखते हैं इन इजलास की कुछ झलकियाँ। तो G20 के इन इजलासों के बाद आइए आपको बता दें कि G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के अलावा दारुल हुकूमत के तमाम मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि दिल्ली मेट्रो के मुख्तलिफ स्टेशनों के 39 दरवाजे बंद रहेंगे, लेकिन अब तमाम दरवाजे खुले रहेंगे। कुछ स्टेशनों के दरवाजे चंद मिनट के लिए बंद हो सकते हैं जब VVIPs G20 समिट के दौरान भारत मंडपम का दौरा करेंगे, लेकिन जैसे ही VVIP G20 के मुकाम पर पहुंचेंगे, गेट दोबारा से खोल दिए जाएंगे। मेट्रो सेवाओं के बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ सेवा प्रभावित रहेगी। अगर किसी और इकाई या किसी से इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन
जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। G20 सरबराह इजलास से कबल मालियात के नायब सरबराहान की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। इजलास में कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत जारी है। भारत की मौजूदा G20 सदारत के दौरान वसी तर मुशावरत में मुख्तलिफ तरजीही शोबों पर जोर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी G20 इजलास से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। साबिक़ जजों और नौकरशाहों समेत 262 नामवर शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को खत लिखा है, जिसमें इन पर जोर दिया गया है कि वो DM के लीडर उदय निधि स्टॉलिन के सनातन धर्म को ख़त्म करने वाले रिमार्क्स का नोटिस लें। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ जज SN ढींगरा समेत CJI को लिखे गए खत के मुमताज़ दस्तखत कुनंदगान ने कहा कि स्टॉलिन ने न सिर्फ नफरत अंगेज तकरीर की बल्कि उन्होंने अपने रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के तबसरे बिलाशुबा हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मुतरादिफ हैं और हिंदुस्तान के आइन के बुनियादी हिस्से पर हमला करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान का तस्वुर मुज़मिर है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान आज दरख्वास्त गुजार अकबर लोन के भारत मुखालिफ मौक़िफ़ के मामले की समाअत हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर अदालत के सामने लोन के कुछ हिंदुस्तान मुखालिफ बयानात रखे। इस पर लोन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह के बयान मीडिया के लिए दिए जा रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि हलफनामे में वाज़ेह तौर पर दर्ज होना चाहिए कि वो इन बयानात को वापस ले रहे हैं और किसी भी किस्म की दहशतगर्द या अलहदगी पसंद ताकतों की हिमायत नहीं करते हैं। समाअत के दौरान वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अर्जी गुजारी की तरफ से पेश हुए कहा कि दफ़ा 370 को हटाने के खिलाफ अर्जी दाखिल करने की वजह से हुकूमत इसे कह रही है कि वो अलहदगी पसंद एजेंडे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुंडला से शुरू हुई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यहाँ एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। जलसा-ए-आम में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वज़ीर और मध्य प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव, फग्गन सिंह कुलस्ते और दीगर मौजूद थे। मरकजी वज़ीर अमित शाह ने अपने खिताब के आगाज़ पर नर्मदा को सलाम करते हुए कहा और रानी दुर्गावती के अलावा मुजाहिदीन आज़ादी रघुनाथ शाह और शंकर शाह की कुर्बानियों को याद किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत के जरिए मुंडला को मुकम्मल तौर पर खानगा ज़िला करार देने पर रियासती हुकूमत को मुबारकबाद दी। अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल सक्षम जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने दिग्विजय हुकूमत को लूट और बदउनवानी की हुकूमत करार दिया। साथ ही उन्होंने रियासती हुकूमत को मध्य प्रदेश में PESA कानून नाफिज करने पर भी मुबारकबाद दी। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश है। अमित शाह ने यहां की कांग्रेस हुकूमत को भी निशाना बनाया और दिग्विजय की पिछली हुकूमत को लूटने वाली और बदउनवान हुकूमत करार दिया। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड,
पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मोदी हुकूमत के 9 साल की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में कबायलियों की इज्जत बढ़ाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि संथाली खानदान का एक आम खातून को सदर बनाने का काम नरेंद्र मोदी की ही देन है। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे, उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक आदिवासी मंत्रालय बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया। मोदी जी ने 2 वर्षों में मात्रा के दोष के कारण छूटी हुई 23 जातियों को फिर से आदिवासी जातियों में ऐड किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाकर पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में महर्षि दयानंद मेमोरियल लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया गया। इसका मौजू भारतीय इल्मी रिवायात और वेदों में दर्ज बेहतरीन जिंदगी के अख्तार रखा गया है। प्रोग्राम में वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने हंसराज कॉलेज में स्वामी दयानंद सरस्वती के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने असातिज़ा को एजाज़ से नवाजा और हंसराज कॉलेज की सालाना किताब की नकाब कुशाई भी की। उन्होंने वेदों में मौजूद उलूम पर मजीद तहकीक करने की जरूरत पर जोर दिया। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो के उस उपदेश पर विचार करना होगा और वर्तमान जीवन के अनुरूप वेदों की नई नई हमें व्याख्याएं करनी होगी। और वह व्याख्याएं नहीं कोई कर सकता है तो आप जैसे छात्र कर सकते हैं, आप जैसे नौजवान कर सकते हैं। वेदों की ज्ञान की नए तरह से व्याख्या करने की जरूरत है जिससे समाज को और सकारात्मकता मिले। हालांकि अनेक ऐसे काम मेरी जानकारी में हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, पर हमें इसे और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 43वीं आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस के साथ पहली आसियान हिंद बहरुल काहिल की भी मीटिंग हो रही है। मीटिंग से ऐन कबल आसियान ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने म्यांमार, बहराए जनूबी चीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करने, इलाके की मईशत, बैनुल-अक़वामी जराइम समेत दीगर कई उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए जकार्ता में मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसियान भारत कॉन्फ्रेंस और मशरक़ी एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कल से इंडोनेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भारत आसियान ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और बाहमी ताउन के सिलसिले में मुस्तक़बिल की समत का भी तयन किया जाएगा। मशरक़ी एशिया कॉन्फ्रेंस में भारत समेत उसके 8 मुज़ाकरात शराकतदारी, इलाक़ाई और आलमी अहमियत की उमूर का अहाता करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA उत्तर प्रदेश के कई अजला में छापे मार रही है। नक्सली मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया अजला में NIA का तलाशी ऑपरेशन जारी है। NIA की टीम आज सुबह से ही इन अजला में पहुंची और तलाशी मुहिम शुरू की। दरअसल NIA नक्सली ताल्लुक़ के सिलसिले में मुसलसल कार्रवाई कर रही है। NIA मुल्क की तमाम बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों में माओ नवाजों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर NIA की ये कार्रवाई बागियों के लिए एक और धचका है। अब NIA इन लोगों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई कर रही है जो यूपी में माओनवाज बागी पैदा कर रहे हैं और नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
हर शख्स लेटे लेटे ही सोता है, लेकिन कभी कभी आप कुछ लोगों को बसों में सफ़र करते हुए या फिर दफ्तरों में बैठकर भी खर्राटे लेते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये सोने के पॉट्स जो जापान के होकाइडो की कायोजो प्लाईवुड कॉरपोरेशन ने डिज़ाइन किए हैं, खड़े या फिर सीधे सोने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट। हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन टोक्यो के इस कैफे में आप भी खड़े खड़े सो सकते हैं। अगर जिराफ खड़े होकर सो सकते हैं तो शायद हम भी सो सकते हैं। इसके पीछे यही सोच है। इस स्लीपिंग पॉड को टोक्यो के हराजुकु जिले के एक कैफे में लगाया गया है। हर दिन जिराफ लगभग 20 मिनट तक खड़े होकर सोते हैं और ठीक उसी तरह दिन में 20 मिनट झपकी के लिए भी सही है। किसी फोन बूथ की शक्ल में इस पॉड में एक इंसान के लिए मुनासिब जगह है। इसमें घुटनों और पीछे के हिस्से के लिए कुशन और फोल्ड डाउन हेडरेस्ट की सहूलत है। कुशन पर दबाव पड़ने से इसका इस्तेमाल करने वाला सीधा रहते हुए झपकी ले सकता है। बात यह है कि यदि आप आराम के लिए लेटते हैं तो आप आसानी से 1 या 2 घंटा सो सकते हैं। हमने बैठकर सोने के विचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ आप खड़े होकर सो सकते हैं। यह 20 मिनट की झपकी के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इसे ऑर्डर किया है। स्विस इंस्टेंट कॉफी ब्रांड ने 2017 से टोक्यो में एक स्लीप कैफे शुरू किया है, जिसमें स्टैंडिंग नैप पॉड की कीमत आधे घंटे के स्लॉट के लिए $5 से ज्यादा है। खड़े होकर सोना उल्टा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी सोच है जिसे जापान में बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और खेल की खबरों में भारत ने अगले माह मुनक़िद होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। भारत के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने श्रीलंका के शहर कैनेडी में कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान किया। भारतीय टीम में रोहित शर्मा को कप्तान और हार्दिक पांड्या को नायब कप्तान बनाया गया है। टीम इस तरह से है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद समी और मोहम्मद सिराज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।